फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर 6 to 50. A card is drawn at random from the box. The probability that a drawn card has a number which is a perfect square like 4, 9 dash 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 is. तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमारे पास कार्ड्स हैं और कार्ड जो है वो 6 से लेके 50 तक है। तो हमारे पास जो कार्ड है वो 6 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक है, 50 तक हमारे पास कार्ड है। और उस कार्ड्स में थे, यानी कि पहले देखते हैं कि हमारे पास कार्ड कितने हुए। तो हमारे पास टोटल 45 कार्ड हुए। ठीक, ओके। तो यानी कि हमारे जो प्रोबेबिलिटी के नीचे तो यहाँ पे 45 भी आएगा। और उसने कहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज़ ए नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 6 से हमारे पास नंबर स्टार्ट है। तो सबसे पहला नंबर जो आएगा वो 9 आएगा। ठीक, 9 के बाद देखिए 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है। तो अब हम 4 का स्क्वायर लेंगे, क्या आएगा, 16 आएगा। उसके बाद 25 आएगा, फिर 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 50 तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। अगर हम 8 का ले तो 8 का कितना हो, 64 होता है। 64 तो हमारे पास नंबर ही नहीं, क्योंकि नंबर ही हमारे पास 50 तक है। ठीक, तो हमारे पास ये सारे नंबर जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। यानी कि हमारे पास एक तो ये आ गया 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 अपॉन में 45, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 1/9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, if an arc subtend an angle of 60 degree at the center where pi equal 22/7 then the length of arc is। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो डायमीटर है 42 है। अगर डायमीटर हमारा 42 है तो रेडियस कितना निकल जाएगा, इसका हाफ यानी कि 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। और उसने बताया कि सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। ठीक, तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आएगी। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है, ये होता है हमारे पास 2πr थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक, तो 2 एज इट इज़, पाई हमें 22/7 यूज़ करने के लिए कहा है, आर हमारे पास 21 है और थीटा की वैल्यू 60 है अपॉन में 360। ठीक, इसका कट गया 6 टाइम्स में, 2 से काट देते हैं, ये 3 टाइम्स में कट गया। अब देखिए 3 और 7 21 होता है, 21 भी कट गया, यानी कि बचा क्या, सिर्फ 22 बचा। तो 22 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स एंड सेक थीटा इक्वल टू वाई देन टेन थीटा इज। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब देखिए जो टेन थीटा होता है वो होता क्या है, वो होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक, साइन थीटा ये हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स, इसकी वैल्यू एक्स गिवन है, तो मैं लिख सकते हैं एक्स। और कॉस थीटा, कॉस थीटा हमें नहीं पता। ठीक, लेकिन हमारे पास सेक थीटा पता है। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है सेक थीटा इक्वल टू वाई, और सेक क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस होता है। ठीक, इक्वल टू वाई। अब मैं क्या करता हूँ, कॉस की वैल्यू निकालता हूँ। कॉस की वैल्यू कैसे निकालता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी उल्टा कर देंगे, 1 ऊपर चले जाएगा और y जो है नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन में y। ठीक, अब मेरे पास साइन की वैल्यू भी आ गई, अब मेरे पास कॉस की वैल्यू भी आ गई। ये वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो साइन के बदले तो मैं लिखूँगा x, और कॉस के बदले लिखूँगा मैं 1 अपॉन y। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक्स वाई। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5 हैज़। तो इसमें पता लगाना है कि इसके 1 सोल्यूशन होगा या 2 सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट वाले सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले अगर ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक, तो सबसे पहले उसने बोला है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 कहाँ होती है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, y इक्वल टू 0 कहते हैं। ठीक, ये हमारी y इक्वल टू 0 क्यों है,
क्योंकि इस लाइन पे सारी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसकी है, x की है, y की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए y इक्वल टू 0 है। ठीक, और दूसरा उसने क्या कहा है, y इक्वल टू माइनस का 5 का है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5, तो -5 नीचे होता है, ये मान लेते हैं -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, और यहाँ पे माइनस का 5 आ गया। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस का 5 आ जाएगा। ओके, अब उसने क्या कहा है कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़, सॉल्यूशन बताने हैं, इसके 1 सॉल्यूशन है या 2 सॉल्यूशन है, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन है क्या। तो जब भी दो लाइन पैरेलल होती है, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, तो उसका हमारा सॉल्यूशन निकलता ही नहीं है। ठीक है, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी उतने ही सॉल्यूशन निकलते हैं। तो यहाँ तो ये पैरेलल लाइन आ रही है, इसका मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर इज। तो अगर एक डाई को हम रोल करते हैं या थ्रो करते हैं तो हमारे पास एक से लेकर ये 6 पॉसिबल केसेस जो है वो बनते हैं। ठीक, तो नीचे में तो यहाँ 6 आएगा। अब उसने कहा है कि इवन कंपोजिट नंबर, तो इवन के लिए तो 2 आता है, 4 आता है और 6 आता है, ये इवन नंबर है। बट 2 जो है इवन कंपोजिट नंबर नहीं, ये प्राइम नंबर है। तो हमारे पास बचे क्या, एक तो 4 बचा और दूसरा 6 बचा, यानी कि 2 केसेस बन सकते हैं। तो 2/6 यानी कि हमारा आंसर आएगा 1/3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स कॉस्ट ₹10,500, while 5 chair and 3 tables cost ₹6,450. The cost of each chair will be, तो इसमें हमें एक चेयर का प्राइस क्या है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर जो है वो हमने x रुपीज़ का लेट कर लिया। ठीक, और जो टेबल है उसको मैंने y रुपीज़ का लेट कर लिया। अब हमने चेयर कितनी खरीदी, टोटल 8 चेयर हमने परचेज़ करी, यानी कि हमें 8x रुपीज़ देना पड़ेगा। और टेबल जो हमने 5 परचेज़ करी है, ये तो 5 इसका कॉस्ट हो गया। दोनों को ऐड करें तो हमें कितना रुपये देना है, 10,500, क्योंकि हमने इतने में ख़रीदी है, तो 10,500 आ गया। नेक्स्ट जो लिखा है 5 चेयर, तो हमारे पास आ जाएगा 5x और 3 टेबल, तो 3y इक्वल टू कितने का आ रहा है, 6,450 रुपीज़ का। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक, तो 3 को पहले मैं 8 से करूँगा, तो 8 3 24 होगा, 24x प्लस 15y इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 3 1 और 5 ना। और इस 5 से अब मैं पूरे इक्वेशन को यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 25x प्लस का 15y इक्वल टू 0 5 2 एंड 32। अब हम कर देते हैं माइनस। ठीक है, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे तो बचा माइनस का x, ये तो पूरा ही कट गया, इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना बचा है, 5 0 और 12 में साथ गया 5, तो ये माइनस का, यानी कि माइनस से माइनस तो कट गया, x की वैल्यू निकल गई हमारे पास 750। ठीक, और हमें निकालना क्या था, हमें चेयर का प्राइस ही निकालना था, जिसको हमने x लेट किया था, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 4 थीटा इज। तो देखिए हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है cos थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। ठीक, और हमें उसने इसकी वैल्यू पूछी है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी हमें पता लगानी। तो देखिए जो हमारे पास गिवन है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस का, ये कॉस हो जाके माइनस का हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, तो अब हमारे पास साइन और कॉस में एक रिलेशन आ चुका है, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो है कॉस में गिवन था, वैल्यू जो है हमें कॉस में गिवन थी, और उसने पूछा साइन वाली वैल्यू थी। तो अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने ले लिया, तो क्या बचा 1 प्लस
साइन स्क्वायर थीटा बचा। ठीक, अब जो ये साइन स्क्वायर थीटा है, इस साइन स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकता हूँ, मैं कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस इस साइन स्क्वायर के बदले में फिर से लिख सकता हूँ यहाँ पे कॉस थीटा। अब इस कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, कॉस थीटा। फिर इस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। तो इसके बदले में लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23/2⁴ इंटू 4 स्क्वायर विल बी। तो क्या होगा, टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, 23 है अपॉन 2⁵ है इंटू 4 स्क्वायर। तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में 2⁵m और 5⁵n होती है, तो ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, सब कुछ 2 में ही है। ठीक है, 23 अपॉन में 2⁵ है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यानी कि सब कुछ 2 में है। ठीक, या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए। अगर तीसरा नंबर है, यहाँ 3 है, 7 है, कोई और नंबर है, तो वो नॉन टर्मिनेटिव है। लेकिन अगर 2 है, 5 है या 2 या 5 दोनों ही हैं, तब भी क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर सिर्फ 2 वाली कंडीशन है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, टर्मिनेटिंग 7 दशमलव। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एलसीएम ऑफ 2:3 इंटू 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इज। तो देखिए हमारे पास 2 नंबर है। सबसे पहला नंबर 2⁵ है इंटू 3 स्क्वायर है। दूसरा नंबर देखिए 2 स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, तो 2 स्क्वायर लिख देते हैं इंटू 3 क्यूब लिखा है। उसने क्या बोला है, एलसीएम निकालने के लिए बोला है। एलसीएम का मतलब क्या है, जो हाईएस्ट नंबर होता है। तो इस लाइन में देखिए 2 वाली लाइन में सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 2⁵3, और इसमें इस लाइन में सबसे हाईएस्ट क्या है, ये वाला नंबर है, तो 3⁵3। यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट गिवन है और एचसीएफ गिवन है। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हमें पता है कि जो एलसीएम है इंटू एचसीएफ है, वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो एलसीएम की वैल्यू तो हमारे पास नहीं पता, तो हमने एलसीएम एज इट इज लिख दिया। एचसीएफ हमें पता है कि 18 गिवन है और प्रोडक्ट जो है 12960 गिवन है। तो एलसीएम की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 12960 को हम 18 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं या 6 से कर लेते हैं। 6 3 जा 6 2 जा 6 1 टाइम्स 6 6 0, फिर 3 से कट रहा है 3 7 2 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर हम विद इन 1 मिनट आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी। ये जो डी ई है ये पैरेलल है इस वाली लाइन बी सी के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, तो हमें पता है किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर जब हम किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और साइड के रेशियो की बात होती है, जब भी इनके साइड के रेशियो की बात होगी तो हमेशा क्या लगता है, तो हमेशा बीपीटी थ्योरम लगती है। ठीक है, तो याद रखेंगे जब भी एक ट्रायंगल में साइड के रेशियो की बात होगी तो हमेशा क्या लगता है, बीपीटी लगता है, थेल्स थ्योरम लगती है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस वाली साइड का यहाँ पे छोटी साइड ले लेते हैं ए, तो ए अपॉन में यहाँ पर ले लेते हैं एक्स, ठीक, इक्वल टू, अब ये बड़ी वाली साइड दे रखी है इस वाला दूसरा वाला ट्रायंगल बी सी, तो इस वाले साइड में बड़ी साइड यानी कि ए सी लेते हैं। ए सी का मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक बी है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास पूरी इस कंप्लीट साइड ए सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम लिखते हैं ए प्लस का बी अपॉन में वाई। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए वाई इक्वल टू आ जाएगा एक्स इंटू ए प्लस बी, और अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगा, ए वाई अपॉन में ए प्लस का बी। कोई मैच कर रहा है,
यस, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ए वाई अपॉन ए प्लस बी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इंटरनली इन द रेशियो 2:1। तो सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक लाइन है, ठीक है। उसने कहा है इसके हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक ए पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे 1,3 और जो बी है उसके दे रखे 4,6। उसने कहा है इंटरनली डिवाइड करता है किस रेशियो में, 2:1 में, और वो पॉइंट क्या होगा। तो नहीं पता, हमने तो एक्स और वाई लेट कर ली। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स की वैल्यू निकलेगी 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 4 से कितना होता है 8 होता है, प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1 अपॉन में इन दोनों को ऐड करते हैं m प्लस n, 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो 9/3 कितना आ गया 3 आ गया। x की वैल्यू 3 हमें दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी है। 9 की वैल्यू ऑप्शन नंबर डी में x की वैल्यू 3 आ गई। तो बस हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर डायरेक्ट यहीं से पता लगे कि आंसर नंबर डी ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। वैसे हम चाहे तो y की वैल्यू भी यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए y निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 12 + 1, 1 को 3 से करेंगे तो 3 और अपॉन में इन दोनों का सम 2 + 1 कितना होता है 3। तो 12 + 3 होता है 15/3 यानी कि 5 आ रहा है। और वैसे भी हमें बिना सॉल्व कर ही पता लग गया था, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज, ठीक है। इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो देखिए सब में 3 और सब में 5 हमें दिख रहा है और 25 से डिवाइड भी हो रहा है, तो हम डायरेक्ट 25 से पहले डिवाइड ही कर लेते हैं, ठीक है। 3825 25 से डिवाइड करते हैं, 25 1 टाइम्स पे करेंगे, ठीक है। तो ये बच गया 13 यानी कि 5 टाइम्स पे 125 और 75 बन जाएगा यानी कि 3 टाइम्स पे, ठीक है। ये फिर 3 से डिवाइड हो 3 5 बन जा 3 बन जा, फिर 3 से हो रहा है ये 17। तो देखिए हमने 25 से क्या था इसको डिवाइड, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ जो है 3 × 3 इसको लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर × 17। तो हमारा जो आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 17 का, ये वाला आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसने बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। 25 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर गिवन बिलो AD = 4 सेंटीमीटर। ये AD है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर गिवन है। BD 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से BD जो है ये 3 सेंटीमीटर निकल गई। उसने बोला BC जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ये हमारा 12 सेंटीमीटर निकल गया। तो कॉट थीटा निकालना है हमें, ठीक है। हमें कॉट थीटा निकालना है इस ट्रायंगल में। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल के लिए हमारे पास ये साइड AB पता होना चाहिए। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल और इसमें अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो AB की वैल्यू कितनी आएगी, AB की वैल्यू हमारे पास 5 आएगी, ठीक है। हमें याद होना चाहिए कि 3 4 5 ये क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर 3 दे रखा है 4 दे रखा है तो 5 ही निकलेगी। उसी तरीके से जैसे 6 दे रखा है 8 दे रखा है तो 10 ही निकलेगी, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर 6 दे दिया 10 दे दिया तो तीसरी साइड हमारी ऑटोमेटिकली 8 ही निकलेगी। उस तरह से 5 है 12 है 13 है, ये सब क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट है जो हम ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक। अब हम आते हैं ट्रायंगल ABC में। इन ट्रायंगल ABC इसमें फिर से अगर हम पाइथागोरस लगाए यानी कि AC² = लगाए AB² प्लस का BC², और ध्यान से देखिए तो ये भी क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट जिसमें 5 दे रखा है और दूसरी वैल्यू 12 दे रखी है। अगर 5 और 12 दे रखी है तो हमें पता है कि तीसरी वैल्यू जो है वो 13 ही निकलती है। तो 13 निकलती है तो ये वैल्यू हमारी AC की 13 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो AC की वैल्यू है वो कितनी आ गई 13 आ गई है। उसने पूछा कॉट थीटा बताइए। कॉट थीटा होता है क्या है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना दे रखा है, बेस जो दे रखा है हमारे पास 12 दे रखा है और परपेंडिकुलर जो है वो ये है कितना है AB 5। तो 12/5 ऑप्शन नंबर है हमारा डी। ये आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखिए ध्यान से ABCD अगर रेक्टेंगल है तो इसका मतलब है जितनी बड़ी साइड ये होगी
उतने ही लेंथ की साइड ये वाली होगी, ठीक है। यानी कि हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। सिमिलरली ये वाली साइड जो AD है x माइनस वाई वो इक्वल होगी 8 की, ठीक। इसको ऐड कर देते हैं तो 2x हमारे पास आ गया 20 और x की वैल्यू क्या निकल गई 20 अपॉन में 2, तो क्या निकलेगा 10 निकलेगा, ठीक। तो x की वैल्यू 10 दिख रही कि ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। अगर y सॉल्व करना भी चाहते हैं तो हम किसी इक्वेशन में डाल देते हैं, मान लो यहाँ डालते हैं तो 10 प्लस का y इक्वल टू 12 है और y की जो वैल्यू आएगी वो 12 माइनस का 10 यानी कि 2 ही आएगी, ठीक है। लेकिन हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में टाइम बचाना है, डायरेक्ट हम करेंगे। हमारा एक से ही पता लग रहा है कि करेक्ट आंसर आ चुका है, तो हम डायरेक्ट वहीं पे निशान लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इफ AC इक्वल टू BC एंड AB स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर देन द मेजर ऑफ एंगल C विल बी। इस ट्रायंगल में इसने कहा है कि AC और BC जो है बराबर है, ठीक है। अगर ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो AC जो है और BC जो है दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक, ओके। और जो AB स्क्वायर है वो क्या है, 2 टाइम्स है AC स्क्वायर की, ठीक। ये हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो एंगल C का मेजरमेंट क्या होगा ये हमें पता लगाना है, ठीक। तो एंगल C का मेजरमेंट निकालने के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू है AC स्क्वायर प्लस का AC स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं, ठीक। और हमें पता है कि जो AC है वो किसके इक्वल है, वो BC के इक्वल है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ AB स्क्वायर इक्वल टू है BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। मैंने इस AC के बदले क्या यूज़ किया है, सिर्फ BC यूज़ किया है, जो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये कौन सी कंडीशन बन रही है, ये पाइथागोरस की कंडीशन बन रही है, जहाँ पे AB का स्क्वायर जो है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये हाइपोटेनियस है तो उसके सामने ये जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, वो 90 डिग्री का ही बनेगा, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम लगता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, ठीक। तो हमारा जो कोण C का माप आ जाएगा वो 90 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देन द अदर जीरो इज, ठीक है। -1 जो है, -1 इसका एक ज़ीरो है, ठीक। हमारे पास जो P ऑफ x है वो है x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 8, उसका ज़ीरो एक दे रखा है, तो दो ज़ीरोज होंगे, एक अल्फ़ा होगा एक बीटा होगा। अल्फ़ा की वैल्यू मान लेते हैं कि -1 ऑलरेडी गिवन है, ठीक। हमें बीटा की वैल्यू निकालनी, दूसरा शून्य क्या होगा ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है C/A। तो अल्फ़ा की वैल्यू हम -1 लिखते हैं, बीटा हमें निकालना है। C देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का 8 है अपॉन में A हमारा 1 है, तो ये माइनस से माइनस कट गया, यानी कि V की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर ऑन ईच डाई इज, ठीक है। अगर हम पेयर ऑफ डाई की बात करें, देखिए सवाल में लिखा हुआ है पेयर ऑफ डाई, पासे का जोड़ा है, तो टोटल हमारे केसेस कितने बनते हैं, 36 केसेस बनते हैं, ये तो हमें पता है। अब उसने बोला है कि सेम नंबर आने चाहिए, अगर पहले पे 1 आया है तो दूसरे पे 1 आना चाहिए, पहले पे 2 आया तो दूसरे पे 2, पहले पे 3 आया तो दूसरे पे भी 3, पहले पे 4 दूसरे 4, पहले पे 5 दूसरे 5, और पहले पे अगर 6 नंबर आया तो दूसरे पे भी हमें 6 ही आना चाहिए। तो ऐसे हमारे पास टोटल 6 केसेस जो है वो बनते हैं, यानी कि 6 अपॉन में 36 लिखेंगे, 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसी तरीके से हमें वहाँ पेपर में करना है, विद इन 1 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस इज 2,6, फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q, ठीक है। अगर कोई एक मान लेते लाइन सेगमेंट है और उसके जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो गिवन है, एक तो है 3, उसके जो कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है, सबसे पहले क्या है 3P, 4, और दूसरा वाला जो है वो है -2, 2Q,
और उसने बोला इसका जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है वो है 2,6। ठीक, तो जो हमारे पास 2 की वैल्यू क्या आएगी, पहला वाला नंबर x1 प्लस x2 है हमारा माइनस का 2 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इक्वल टू 3p माइनस का 2, तो 3p इक्वल टू क्या होगा 4, और ये माइनस का 2 जो है इस साइड आके प्लस का 2 हो गया, तो 6 इक्वल टू क्या आ गया 3p आ गया, और p की वैल्यू हमारे पास 2 निकल गई। ओके, अब हमें q की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो q कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर है। 6 इक्वल टू क्या आएगा 4 और 2q दोनों को ऐड करते हैं, 4 प्लस 2q अपॉन में 2। ठीक है, तो 12 इक्वल टू क्या आ गया 4 प्लस 2q, तो 2q की वैल्यू कितनी आ गई, ये 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा यानी कि 8 बचेगा। और तो ये देखिए अब यहाँ पे अगर हमें q की वैल्यू निकालनी तो क्या आ जाएगी 8/2 यानी कि 4 आ गई। ठीक, तो हमारे पास जो p की वैल्यू निकली है यहाँ पे 2 निकली है, और q की वैल्यू जो है हमारे पास 4 निकली है, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 147/120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, कितने प्लेसेस के बाद जो है डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हमारे पास है 147/120, तो पहले 0 को हटा देते हैं, 0 का मतलब हो गया 2 इंटू 5। अब हमें निकालना है 12 के फैक्टर, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारे टोटल फैक्टर निकल गए। ठीक, तो 2 कितनी बार आया, 2 हमारा 3 बार आया, इंटू 3 आया और 5 आया। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 147 अपॉन में 2 की पावर 3 है, इंटू 3 है, इंटू 5 है। अब हमें पता है कि नीचे में जो नंबर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए तभी टर्मिनेट होता है, लेकिन हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो 3 भी है, तो 3 है इसका मतलब तो ये टर्मिनेट होना ही नहीं चाहिए। तो इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो 3 है, इस 3 को इससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 4 जा 12 होता है, और 3 9 जा 27 हो गया। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई और नहीं होगा, यानी कि एक्चुअल में जो है 49 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 5 है। तो बस यहाँ पे हाईएस्ट नंबर कितना दिख रहा है हमें, 3 दिख रही है पावर, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा कि आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस द गिवन नंबर विल बी टर्मिनेट। क्वेश्चन नंबर 21 है द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर हुज रेडियस इज आर इज। तो एक अगर हम सेमी प्रोटेक्टर ले, तो देखिए ध्यान से, उसने कहा है कि सेमी प्रोटेक्टर इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस आर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा हो, ये भी एक रेडियस है, ये भी आर होगा। अगर मैं इसके इस पेरीमीटर की बात करूँ जो हमें दिखाई दे रहा है, तो हमारा जो सेमी पेरीमीटर होता है वो कैसे निकलेगा, 2πr टोटल पेरीमीटर उसका भी हाफ कर देंगे तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर निकल जाए कितना πr। ठीक है, इस लेंथ का जो पेरीमीटर है वो निकल चुका है। ठीक है, अब बचा क्या है, अब ये चीज़ बची हुई है। अब जो है यहाँ से यहाँ तक ये, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये बचा हुआ है, तो ये r है और ये भी r है, r प्लस r 2r हो गया, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो πr प्लस 2r होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है इफ p ऑफ e डोनेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट e देन। तो हमें पता है कि कोई भी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 शुरू होकर कहाँ 1 तक जाता है। ठीक है, 0 शुरू होकर 1 तक जाता है, यानी कि वो लेस देन इक्वल टू दोनों साइड आएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है 1 भी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। अगर कोई श्योर इवेंट है तो उसका आंसर 1 आता है, और कोई अगर इम्पॉसिबल है तो उसकी वैल्यू 0 आती है, तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल जाएगा 0 से लेकर 1 तक कुछ भी हो सकता है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एडी इज परपेंडिकुलर एसी इफ एसी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड एडी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर देन बीडी इक्वल टू। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें लिखा है बी 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर ये मान लेते हैं ए है, ये बी है 90 डिग्री का, क्योंकि 90 डिग्री लिखा हुआ है, और इसको सी मान लेते हैं। तो उसने कहा है ए सी तो 9 है, ये 9 सेंटीमीटर का है, और ए डी 3 है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे लिखा है बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, तो हम बी से लेकर
डी तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने बी से लेकर डी तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और उसने बताया कि इसकी जो लेंथ है, ये हमारा डी पॉइंट है, ए से लेकर डी तक 3 है और बी डी हमें फाइंड आउट करना है। ए सी 9 गिवन है। ओके, देखिए ध्यान से, जो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल है, दोनों में क्या है, एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक, और ये एंगल कॉमन है। सिमिलरली अगर हम इस वाले छोटे ट्रायंगल की बात करें और ए बी सी वाले ट्रायंगल की बात करें, तो दोनों में सी कॉमन आएगा और एक जो है 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि अल्टीमेटली ये दोनों छोटे ट्रायंगल क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ये तो हमें पता लग गया। तो देखिए, हाँ, अगर ए सी की पूरी लेंथ 9 है और ए डी जो हमारे पास क्वेश्चन में 6 गिवन है, तो डी सी कितना होगा, डी सी की वैल्यू 6 होगी। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं अब। ठीक है, हमारे पास 3 वैल्यू आ चुकी है, चौथी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है, जो ट्रायंगल ए डी बी है वो सिमिलर है ट्रायंगल बी डी सी के, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं 3 में, इसको अगर हम बी डी को एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है, अपॉन एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा एक्स अपॉन में 6। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा और एक्स की वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो ये 3 इंटू 3 9 इंटू 2, यानी कि 3 बाहर आ जाएगी, 3√2। 3√2 का मतलब आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 5y = 3 एंड 6x + ky = 8 डू नॉट हैव अ सोल्यूशन इफ़। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा के की क्या वैल्यू होगी जहाँ पर सोल्यूशन नहीं निकले। तो सोल्यूशन कब नहीं निकलता है, उसके 2 कंडीशन है। जब हमारे पास A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के और नॉट इक्वल टू होता है C1/C2 के। ठीक है, अगर हम पहला वाला पेयर लेते हैं, तो A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2 के। ठीक, यानी कि 3 में इस वाले में क्या है, A1 यहाँ पे 6 है, इक्वल होना चाहिए B1 कितना 5 है और यहाँ पर K है। ठीक, तो 3K = 30 आ गया और K = 10 आ रहा है। ठीक है, K = 10 हमारा ऑप्शन नंबर बी है, तो हमारा आंसर तो ये आ जाएगा। ठीक, अगर हम सेकंड कंडीशन लें, आंसर ये भी हो सकता है, ये कोई गलत नहीं है। तो देखिए इसमें B1 क्या है, 5 है और B2 हमारा K है, नॉट इक्वल टू हो जाएगा C1 हमारा 3 है और C2 जो है हमारा यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो 3K इज़ नॉट इक्वल टू 40 हो जाएगा और K इज़ नॉट इक्वल टू 40/3। ये दोनों आंसर पॉसिबल है। इन दोनों आंसर में से हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ ऑप्शन नंबर K = 10 गिवन है, तो हम इसको ले लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 2p to 4p देन इट्स एरिया डैश द ओरिजिनल एरिया। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पहले जो सर्कमफ्रेंस था वो 2p था। ठीक है, और 2p से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया, 4p कर दिया गया। ठीक, तो पहले जो एरिया 2p था, अब जो एरिया 4p है, तो हमारा सर्कमफ्रेंस था 2πr और नया वाला जो है 2πr1 है। तो एक्चुअल में 2 से 2 और पाई से कोई मतलब नहीं, फ़र्क कहाँ पड़ रहा है, सिर्फ इस रेशियो में फ़र्क पड़ रहा है। तो उसने पूछा ये एरिया कितना हो जाएगा। ठीक, तो एरिया देखिए, p से p कैंसिल हो गया, 1/2, तो 1/2 का दोनों r का रेशियो है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो रेशियो है वो 1/2 का है। तो पहले वाले का अगर एरिया निकाले तो क्या होगा, πr² और दूसरे वाले का निकलेगा क्या, πr²। तो पाई से कोई लेना देना नहीं है, फ़र्क कहाँ पड़ेगा, इस r/r का होल स्क्वायर। तो हमारा जो r/r का होल स्क्वायर, इसको क्या ले सकते हैं हम, इसको ले सकते हैं r/r का होल स्क्वायर। तो हम r/r को लिखते हैं होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में एरिया जो है 4 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, साइन थीटा दे रखा है a/b, तो हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं।
अच्छा, और अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में गिवन है साइन थीटा है a बाई बी। साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू a बाई बी दे रही है। साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा मान लूँ तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। हाइपोटेनियस क्या है, ये मेरा b हो जाएगा। ठीक, तो a b c, तो मेरा ए सी स्क्वायर आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यानी कि बी सी फाइनल वैल्यू क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो ये हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमें उसने बोला टेन थीटा बताइए। टेन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारा ए है और बेस है हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 देन x प्लस वाई। तो देखिए डायरेक्ट हम अगर x प्लस वाई लिखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1। अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 2 प्लस 1 क्या बचा, 3 आ गया, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 28 है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37 सेंटीमीटर, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज। इसने कहा है जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, अगर हम रेडियस को r मान लेते तो 2 पाई r एंड रेडियस माइनस का r कितना आया, 37 आया। r कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा, 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू आ गई माइनस का 1 इक्वल टू 37। तो r थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पे आ गया 44/7 माइनस का 1 इक्वल टू 37। तो r इक्वल टू यहाँ एलसीएम लेते हैं तो 44 माइनस का 7 इक्वल टू 37। ये कितना बच गया, 37 बच गया। 37/7 इक्वल टू 37, इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि r की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। उसने पूछा क्या था, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई और r, इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना हो गया 44। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूडिंग। ठीक है, सबसे छोटा नंबर बताना है जो 1 से लेके 10 तक के सभी नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। हमारे पास नंबर 1 है, 1 को छोड़ते 2 से स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर 2 लिखते हैं, फिर 3 है तो 3 गुणा में 3 ले लेते हैं। 4 का मतलब है 2 गुणा में 2। 5 का मतलब नया नंबर छोड़ देते यहाँ पे लिखते हैं। 6 का मतलब है 2 गुणा में 3। 7 नया नंबर यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 8। 8 का मतलब है 2 यहाँ पे और फिर एक 2 यहाँ पे और एक 2 यहाँ पे। ठीक, 9 का मतलब है 3 यहाँ पे और एक 3 बाहर मिलते हैं। और 10 का मतलब है 2 यहाँ पे और 5 के नीचे 5 लिख देते हैं। ठीक है, अब हर एक लाइन में से हम नंबर ले लेते हैं। इस लाइन में से क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ से हमारे पास 3 आ गया। इस लाइन में 2 आ गया। यहाँ से हमारे पास एक 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 2 आ गया और फिर 3 आ गया। तो 5 दूनी 10, 10 दिया 30 और 30 दूनी 60। ठीक, और यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 और 14 दिया 42। ठीक, अब गुणा करते 6 दूनी 12 का 2 पर 1, 6 चौक 24 और 25। तो 2520 ऑप्शन नंबर सी आ गया। बहुत ही आसान सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 30 है 3 bells rings at interval 4, 7, 40 minutes. All 3 rings at 6 AM. When will they ring together again? तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो देखिए यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास 4 है, 7 है और 14 है। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए। तो हमें एक बड़ा नंबर ढूंढना पड़ेगा। बड़ा नंबर ढूंढने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। 7 को मैं सकता हूँ ओनली 7 और 14 को सकता हूँ 2 इंटू 7। तो क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 7 आ गया। तो
तो 2 दूनी 4 और 4 7 28। तो इसका मतलब ये है अगर इनका 28 एलसीएम आया तो 28 मिनट के बाद ही दोबारा जो है घड़ी एक साथ बजेगी। तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब 6 बजे बजी थी, तो अब 6:28 बजेगी, यानी कि आंसर नंबर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज़ द एज ऑफ फादर इफ़ द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड हिज सन इन ईयर्स इज 65 एंड द ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस ईयर इज़ 50। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए उसने पूछा कि फादर की एज क्या होगी और सम ऑफ एजेस, और उन दोनों के एजेस का जो सम है किसके, फादर के और सन का, वो 65 आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लेट कर लेते हैं कि जो फादर की एज होगी वो एक्स होगी, सपोज एक्स ईयर की है, और जो सन है उसकी जो एज है वो वाई ईयर की है, सपोज की लेते हैं। तो उसने बोला सम जो है वो 65 आ रहा है, यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू 65 आ रही है, पहली चीज़। और उसने बोला है सेकंड इक्वेशन बोलिए एंड द ट्वाइस, ट्वाइस किस चीज़ का है, डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। तो x माइनस वाई, इसका हम ट्वाइस करते हैं तो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। ठीक, तो इस 2 को अगर हम इधर ले जाएं तो ये कट जाएगा, यानी कि 25 बचेगा। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 25 आएगी। इसको ऐड कर देते हैं, 2x इक्वल टू कितना हो गया 90, और x की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई। ठीक, 90/2 45 हो गया। तो उसने पूछा फादर की एज, और फादर की एज को हमने x ईयर लेट किया था और x की वैल्यू हमारी निकल चुकी है 45। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमारे पास है tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो tan को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक, और यहाँ पे कॉसेक इसको भी लिख सकता हूँ 1/sin थीटा लिख सकता हूँ, का होल स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस है, और साइन एज इट इज़, और सेक को लिख सकते हैं कॉस थीटा। ठीक, इसका होल स्क्वायर, तो साइन से साइन तो कट जाएगा, बचा क्या है यहाँ पे 1 में कॉस स्क्वायर थीटा बचा, माइनस यहाँ बचा है साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर क्या आ गया, एलसीएम आ गया, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, हमारा आंसर फाइनली ऑप्शन नंबर सी 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 26 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी। तो 2 सिमिलर ट्रायंगल है और उनका पेरीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कोई भी एक ट्रायंगल है, सपोज कि ये T1 है अपॉन T2 है। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर है वो 26 दे रखा है और इसका जो पेरीमीटर है वो 39 दे रखा है। तो इसमें रिलेशन क्या होता है, इसमें रिलेशन ये होता है कि ट्रायंगल 1 का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, वो इनके साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। उनका जो रेशियो होता है वो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो पेरीमीटर के केस में भी बिल्कुल सेम स्क्वायर ही होगा। ठीक, अच्छा थोड़ा ये 13 से सिंप्लीफाई हो रहा है तो काट देते हैं, 13 2 जा 13 3 जा, यानी कि हमारे पास फाइनली क्या बचा 4/9 बचा है। ठीक, तो उसने पूछा है देयर एरिया, तो बस एरिया का डायरेक्ट निकल गया 4/9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 34 है, देयर आर 20 व्हीकल्स कार एंड मोटरसाइकिल इन अ पार्किंग एरिया, इफ देयर आर 56 व्हील्स टुगेदर हाउ मैनी कार्स आर देयर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे टोटल लिखा है कि 20 व्हीकल्स है। कौन कौन से व्हीकल्स है, कुछ मोटरसाइकिल है और कुछ कार है। ठीक, अगर मैंने कार को एक्स सेलेक्ट कर लिया तो उसमें एक में कार में 4 पहिए होते हैं, यानी कि टोटल एक कार से 4 पहिए 4x हो जाएगा हमारे पास। और एक मोटरसाइकिल जो है इसको मैंने वाई ऐड कर लिया तो इसमें 2 पहिए होते हैं, तो इसमें 2y हो गया। ठीक, तो टोटल कितने, दोनों को मिलाकर x और y, कार और मोटरसाइकिल को मिलाकर टोटल 20 हमारे पास व्हीकल से गाड़ियाँ हैं।
और टोटल पहिए जो हैं वो 56 हैं, ठीक है। तो 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y कितना है, 56 है। मैं सबको 2 से डिवाइड करता हूँ। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 28। और एक इक्वेशन हमारे पास पहले से यहाँ पे कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 20। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। x इक्वल टू क्या बचा, 8 बचा है, ठीक है। ओके, तो कार जो है टोटल 8 है, तो टोटल पहिए कितने हो गए, 32। इस तरह से y निकाल सकते हैं हम। अच्छा, इसने पूछा क्या है, कुल कितनी कार है, तो हमारा तो आंसर पहले आ गया, टोटल 8 कार है। तो हमारा जो आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 8 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अ मैन गोस 15 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक रफ आइडिया के लिए बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये हमारा वेस्ट ईस्ट होता है, और ये हमारा वेस्ट होता है। उसने बोला कि पहले तो वो 15 मीटर वेस्ट किया है, तो यहाँ से 15 मीटर वेस्ट चलते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से हम ऐसे 15 मीटर वेस्ट चले गए, ठीक। ओके, अब देखिए ध्यान से, उसने कहा है कि अब वो नॉर्थ का जो आता है 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर जा रहा है, तो यहाँ से हम 8 मीटर चलते हैं नॉर्थ की तरफ। ये हम इस तरीके से 8 मीटर चले गए, ठीक। यहाँ लिख लेते हैं 8 मीटर। तो हम क्या करते, जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट था, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें बस सिर्फ एक पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो ये हो जाएगा 9a2 289, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 17। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक। अब उसने कहा है हमसे कि इसकी जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर की है, तो सारी साइड्स इसकी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर की, ठीक। हम यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें तो पहले से ही पता है कि एल्टीट्यूड का जो फार्मूला होता है वो होता क्या है, √3/2a होता है। तो √3/2a हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 यानी कि कितना बचे, 4√3। तो 4√3 हमारा आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक। लेकिन मान लेते हैं अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है, ठीक है, अगर याद है तो आपको क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड का है, अगर नहीं है तो देखिए, अगर मैं यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ठीक। ये पूरा अगर 8 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। इसमें लगाते हैं हम क्या, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो हमें पता है कि जो ए सी का स्क्वायर है वो इक्वल होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है, 8 है, इसका स्क्वायर निकलेगा 64। ए बी कितना है, नहीं पता हमें, एल्टीट्यूड हाइट निकालनी है, और बी सी है 4, इसका स्क्वायर निकलेगा 16। तो ए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 माइनस 16, कितना बचा, 48 ए बी स्क्वायर। इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, तो 4 इंटू 4 16 इंटू 3, ठीक। तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 4√3 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ऐसे भी निकाल सकते हैं, और आपको पता है तो आपका ये क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इफ़ द लेटर ऑफ द वर्ड रामानुजन आर पुट इन द बॉक्स एंड वन लेटर इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर ए इज आर। तो सबसे पहले देखिए इसमें टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो पता लगे कि हमें नीचे में 9 यूज़ करना है। अब उसने बात करी है ए की, लेटर ए की बात करी, देखिए 1 2 और 3 बार जो यहाँ पे ए यूज़ हुआ है, यानी कि 1/3
और हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ इट्स माइनर आर्क। जो क्वेश्चन में लिखा है कि एरिया ऑफ जो सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। ठीक, ये किसके इक्वल है, उसने बोला है 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। 1/6 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो उसने हमसे पूछा है डिग्री ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया। ठीक, 6 से यहाँ काट देते हैं 60, तो थीटा की वैल्यू अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन 5 सेकंड में कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 है, अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो ऑफ 10 मीटर। अगर 20 मीटर की स्टिक है तो 10 मीटर की छाया बनाती है ऑन अ ग्राउंड। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 50 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, अगर छाया अगर 50 मीटर की बन रही तो टावर जो है वो कितना लंबा होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर क्वेश्चन में लिखा है 20 मीटर की स्टिक है। ठीक है, अगर ये 20 मीटर की स्टिक है तो ये 10 मीटर की छाया बना रही है। और सेकंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि अगर छाया 50 मीटर की बन रही है तो ये कितनी इसकी हाइट होगी। ठीक, तो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो हमें सेम कंसेप्ट का यूज़ करना है। तो हम कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर 20 मीटर की स्टिक है, 20 मीटर की अगर स्टिक है तो उसकी जो छाया बन रही है वो 10 मीटर की बन रही है। तो अगर हम एच मीटर का, ठीक है, एच मीटर की अगर वो टावर लेंगे तो उसकी छाया तब बनेगी 50 मीटर। तो यहाँ से हम उसको काट देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, एच इक्वल टू कितना हो गया, 100 हो गया। तो हमारा जो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी आ गया, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस। देखिए हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है वो है 37x प्लस 43y इक्वल टू 1 2 3, और दूसरी है 43x प्लस 37y इक्वल टू 117। तो जब भी इस तरह का हो, या तो आप उसके कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, या मैं क्या करता हूँ, इनको ऐड कर देता हूँ। तो देखिए 4 और 3 7, 80x प्लस 80y इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 2 एंड 4। सबको 80 से डिवाइड कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, एक इक्वेशन हो गई। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट हूँ, ठीक है, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो 43 में से 37 को माइनस करते हैं। ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास, 6 बच गया। तो माइनस का 6x, यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस का 6y इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे माइनस करते हैं, 13 में से 7 गया 6, और 1 में से 1 गया 0, यानी कुछ नहीं बचा, सिर्फ यही बचा है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। मैंने क्या करा, सबको 6 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए अब मेरे पास दो बहुत सिंपल सी इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई। मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का x प्लस का y इक्वल टू 1, ऐड कर देते हैं, ये कट गया, 2y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2। ठीक, हमारे y की वैल्यू 2 आ गई। देखिए y की वैल्यू 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किसी में डाल देते हैं, इसी में डाल देते हैं, मान लेते हैं। तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, -1 और y, माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस का 2 और माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 1। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है, और 1 जो है ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पार्ट सी के अंदर हमें 2 केस स्टडी सॉल्व करने हैं। हर एक केस स्टडी के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं और टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, यानी कि इसमें से कोई से भी हमें 8 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होते हैं। तो फर्स्ट केस स्टडी का क्वेश्चन है, यहाँ केस स्टडी है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर बेस्ड है। द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज अ मेजर एरिया इन द बेसिन ऑफ द पैसिफिक ओशन वेयर मैनी अर्थक्वेक एंड द वोल्केनिक eruptions occur. In a large horseshoe shape, it is associated with a nearly continuous series of oceanic trenches, volcanic arcs, and the volcanic belt and plate movements.
Large faults within the earth crust result from the actions of the plates tectonic forces, with the largest forming the boundaries between the plates. Energy release associated with the rapid movement on the active faults is the cause of the most earthquake. Position of some countries in the Pacific rings of fire is shown in the square grid below. ठीक है, तो कुछ उन्होंने टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह दिखा रखी है इस तरीके से, और इसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी है कि बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं पैसिफिक ओनियन के पास, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ज्वालामुखी फटते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनती रहती है। तो उसके बेसिस पे कुछ उन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चंस देखते हैं डायरेक्ट हम। यहाँ लिखा है बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन नंबर 41 टू 45। यहाँ 41 से लेकर 45 हमें क्वेश्चंस का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कंट्री ए एंड द कंट्री बी इज। तो देखिए सबसे पहले कंट्री ए, ये हमारे पास कंट्री ए का पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं ए कंट्री की बात करता हूँ तो मेरे पास पॉइंट्स क्या आते हैं। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1, तो x की वैल्यू 1 है, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है 4 पे आ रही है, y की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, ठीक। और दूसरी कंट्री है b, तो b की अगर मैं बात करूँ तो b हमारा है इस पॉइंट पे, ठीक है, ये हमारा b है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 है और बाकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 4,0। तो अब डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस अगर मैं a और b का डिस्टेंस निकालूं तो क्या होगा, 4 में से 1 गया यानी कि 3 का स्क्वायर, और 0 में से 4 गया तो 4 का स्क्वायर ही रहेगा, यानी कि 9 प्लस का 16 कितना हो गया, ये 25 हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 5 यूनिट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द कंट्री c एंड कंट्री d। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंट्री c ढूंढते हैं। तो देखिए कंट्री c है हमारी, ये हमारी कंट्री c है। इसमें देखिए x के जो कोऑर्डिनेट है 7 है और y के जो कोऑर्डिनेट है 1 है। तो c के जो हमारे पॉइंट आ गए x की वैल्यू 7, 1, और हम अब ढूंढते हैं कंट्री d। कंट्री d हमारी यहाँ पर है, तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 है, तो 3, 5। अब हमें इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो x, y है, ठीक है। अगर x, y है, ये पॉइंट जो है इससे भी क्यों डिस्टेंस है और इससे भी क्यों डिस्टेंस है, तो हम लिखते हैं x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल होगा, सेकंड यहाँ लेते हैं, सेकंड रिलेशन हो जाएगा हमारा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। इसमें लगाते हैं प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab। यहाँ पे लगाते हैं a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab। इसे लगाते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab। इसमें लगाते हैं अब हम, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भी x स्क्वायर है और यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो ये तो कट जाएगा, ठीक। यहाँ पे y स्क्वायर है और यहाँ भी y स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 14x बचा है, ठीक। और इस साइड माइनस का 6x है, इस साइड आके क्या हो गया प्लस का 6x हो गया। अब यहाँ पे देखिए y में यहाँ पे माइनस का 2y है और इस साइड है माइनस का 10y, तो इस साइड आके क्या हो गया प्लस का 10y हो गया इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया माइनस का 8x, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 8y इक्वल टू, देखिए ये हो गया हमारा 50 और 34 प्लस के हैं, तो 34 - 50 यानी कि माइनस का 16 बचा, ठीक है। ये सब 8 से डिविजिबल है, ये सबको -8 से कर देते हैं तो हमारे पास क्या बच गया, ये प्लस का x हो गया, ये माइनस का y हो गया, और इसको -8 से करेंगे तो प्लस का ये 2 बचेगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 है द फॉल्ट लाइन 3x + y = -9 = 0 डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द कंट्री दिस एंड दिस इंटरनली इन द रेशियो, ठीक है। तो देखिए अगर हमारे पास p के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या दे रखे हैं 1,3 दे रखे हैं, और जो हमारे पास q है इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,7, ठीक। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कोई लाइन है, अब इस लाइन को डिवाइड कर रही होगी कहीं पे, ठीक है, इस लाइन को कहीं ना कहीं डिवाइड कर रही होगी। तो अभी हम इसको
क्या करते हैं, k/1 में लेट कर लेते हैं कि ये जो इंटरनल डिवाइड कर रही है वो k/1 में लेट कर। ठीक, तो हमारे पास इससे x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, k को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो हो गया 2k, और 1 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 1 अपॉन में k प्लस का 1। अब निकालते हैं y की वैल्यू। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, k को करेंगे यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया हमारे पास 7k, और 1 को करेंगे 3 से तो ये हो गया 3 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, अब हमें पता है कि कोई लाइन अगर यहाँ से पास कर रही होगी, ऐसे लाइन पास कर रही होगी, उस लाइन की इक्वेशन हमारे पास गिवन है 3x, ये हमारे पास गिवन 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो जो भी ये पॉइंट होगा वो पॉइंट जो है इस लाइन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हमें ये समझ में आया कि इस इक्वेशन में देखिए x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पे, ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्चुअल में क्वेश्चन ये कह रहे हैं, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं और k, अब देखिए x की वैल्यू k में डाल देते हैं हम, 2k प्लस का 1 अपॉन में k प्लस का 1। ठीक है, अब है यहाँ पर y के बदले क्या लिखेंगे हम, ये 7k प्लस 3 तो लिखते हैं हम 7k प्लस का 3 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल टू 9। ठीक है, सबको क्या करते हैं हम k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए जब यहाँ पे k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 तो कट जाएगा, ये 3 जो है मल्टीप्लाई जाएगा, यानी कि 3 2 जा 6k प्लस का 3 प्लस यहाँ भी k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पे k प्लस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 7k प्लस का 3, और यहाँ पे k प्लस 1 जरूर आएगा। तो देखिए 6 और 7 कितने हो गए 13, 13k प्लस 3 3 6 इक्वल टू 9k प्लस का 9, k वाले एक तरफ कर लेते हैं, 13k माइनस का 9k इक्वल टू 9 माइनस का 6, ये हमारे पे कितना बचा 4k बचा है इक्वल टू ये बचा 3। तो k अपॉन 1 का रेशियो क्या है, k अपॉन 1 का रेशियो आ रहा है 3/4, 3/4 ऑप्शन है, यस ऑप्शन नंबर ए आ रहा है हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है डिस्टेंस ऑफ द कंट्री m फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस। तो हमारी जो कंट्री m है वो ये है, ठीक है, वो x एक्सिस से कितनी दूरी पे है। तो देखिए x एक्सिस से 1 2 3 के डिस्टेंस पे है, ये तो हमें देखते ही पता लग रहा है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 3 यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कंट्री लाइंग ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द कंट्री ए एंड कंट्री डी। तो ए तो हमारा ये है, इसके हम अगर कोऑर्डिनेट लिखे तो क्या है, x की वैल्यू देखिए कितना है 1 है, और y की वैल्यू क्या है 4 है, तो 1,4। दूसरा उसने बोला कंट्री डी, तो कंट्री डी हमारा ये है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी 3 और y की वैल्यू 5, तो d के जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो 3,5 है। उसने बोला इनके मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, पहला वाला नंबर प्लस दूसरा नंबर को ऐड करेंगे, कितना होता है 4 अपॉन में 2, यानी कितना आ गया 2। उस तरह से y की वैल्यू, पहला वाला नंबर कितना 4, दूसरा नंबर है 5 अपॉन में 2 तो 9/2, तो 2,9/2 ऑप्शन नंबर ए है। वैसे हमें x से ही पता लग गया था कि x वाले में सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही 2 है, तो हमें y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, अब हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। केस स्टडी 2 है हमारी रोलर कोस्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आर एवरीवेयर, दे प्ले अ की रोल इन द स्टडी। यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो ये लिखता है कि पॉलिनोमियल हर जगह होते हैं, ये हमें जो अलजेब्रा है उसको स्टडी करने में हेल्पफुल होते हैं, एनालाइज करने में, होल मैनी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग दैम, सिंस पॉलिनोमियल्स आर यूज टू डिस्क्राइब कर्व्स ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ इंजीनियस यूज पॉलिनोमियल्स टू ग्राफ द कर्व्स ऑफ द रोलर कोस्टर। तो जैसे यहाँ पे एक रोलर कोस्टर बना रखा है, अब देखिए इसमें कर्व बने हुए हैं, ये ऊपर जा रहा है, अब नीचे जा रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, इस तरीके से कर्व्स बने हुए हैं, यहाँ पर रोलर कोस्टर को डिज़ाइन करने में भी हेल्पफुल है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है इफ़ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग ग्राफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ठीक है, हम y इक्वल टू पी एफ से एक रोलर कोस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो किस टाइप का होगा ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकल रही है, x की वैल्यू 1 निकल रही है, x की वैल्यू 2 निकल रही है, और x की वैल्यू 3 निकल रही है, यानी कि जितनी बार x एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करती है, काटती है, उतने ही हमारे इसका सोल्यूशन निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पर x की कितनी वैल्यू आ रही है, x की हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ रही है, यानी कि इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, और 3 होने का मतलब क्या हो गया, हमारा जो
टाइप है वो क्यूबिक टाइप है। क्वेश्चन नंबर 47 है, द रोलर कोस्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ्स पी ऑफ वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स। विच रोलर कोस्टर हैज़ मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोस। तो किस में 3 से ज़्यादा जीरोज आ रहे हैं, तो जितनी बार वो 3 से ज़्यादा बार एक्स को कट करेगी उतना ही हमारे 3 से ज़्यादा जीरोज आएंगे। तो देखिए ग्राफ नंबर जो डी है, जो हमारा ऑप्शन डी है, उसमें देखिए 1 बार 2 बार 3 बार और यहाँ पे 4 बार इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मोर देन 3 जीरोज है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सही होगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। तो s कैनॉट बी ज़ीरो, r कैनॉट बी ज़ीरो, q कैनॉट बी ज़ीरो, p कैनॉट बी ज़ीरो। तो देखिए ध्यान से, अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ये वाला जो पोर्शन है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, तो स्क्वायर से बनेगा, और स्क्वायर से अगर हमारे पास इक्वेशन बनेगी तो इट मीन्स ये पॉलिनोमियल जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ज़रूरी क्या है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास x वाली, वो p ऑफ x कभी भी ज़ीरो नहीं हो। तो यानी कि p की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इफ़ द पाथ ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो उसमें भी हमें जीरोज निकालने, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें x एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट कर रहा है ना, -2 पे कट कर रहा है, 0 पे भी कट कर रहा है और +2 वाले पे भी कट कर रहा है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 3 जीरोज। क्वेश्चन नंबर 50 है, इफ़ द पाथ ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, फाइंड इट्स जीरोज। तो ये भी बिल्कुल सिंपलर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है और यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो पहला तो एक जीरो जाएगा -3, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे -1 पे कट कर रहा है तो एक आ जाएगा -1, और तीसरा देखिए यहाँ +2 पे कट कर रहा है तो +2। तो हमारा -3 वाले और -1 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें अपने क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है, वहाँ पे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने हैं। ऑप्शंस का भी हमें यूज़ करना है कि किस तरीके से ऑप्शन से ही हम करेक्ट आंसर का आइडिया लगा सके और उसको हम मार्क कर सकें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।